29 अक्टूबर 2018 को अमरावती महानगर पालिका के सभी ऑपरेटर्स ने स्ट्राइक की और इस स्ट्राइक में यह मांग की कि उनसे अब दोबारा परीक्षाएं ना दिलाई जाएं। दरअसल पूरा मामला यह है कि महानगर पालिका ने आने वाले दिनों में ऑपरेटर्स के लिए एक एग्ज़ाम्स की व्यवस्था की है। पुराने ऑपरेटर्स का कहना है कि हम इस तरह के एग्ज़ाम्स लगभग 3 बार दे चुके हैं, उसके बाद भी नए लोगों के साथ हमें परीक्षा देने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि हम 3 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं और इसके साथ साथ हमसे ज़रूरत से ज़्यादा काम भी कराया गया। हम उस वक्त भी चुप रहे। इलेक्शन के वक्त में जब नियमित कर्मचारी चले जाया करते थे तब भी हमें रोक कर हमसे ओवर टाइम काम करवाया जाता था और आधी सैलरी हमें दी जाती थी और काम पूरे दिन का करवाया जाता था। इसके बावजूद हमारे साथ यह नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? अगर महानगर पालिका को परीक्षाएं लेनी ही हैं तो वह सिर्फ नए कैंडिडेट्स की परीक्षाएं ले। बिला वजह ज़बरदस्ती पुराने ऑपरेटर्स को इस परीक्षा में क्यों ढकेला जा रहा है, जबकि पुराने ऑपरेटर्स लगभग पिछले 3 और 4 सालों से यहां पर कार्यरत हैं। महानगर पालिका आखिर अपने कर्मचारियों के साथ इस तरह की ज्यादती क्यों कर रही है? इस बात को लेकर ऑपरेटर्सों ने 29 अक्टूबर 2018 को हड़ताल की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा महानगर पालिका के ऑपरेटर्स ने। इलेक्शन पिरियड मध्ये पण आम्ही किती लगालगीचे कामं केलेले आहेत। 5 म्हणजे 1-2 वाजेपर्यंत कामं केलेले आहेत रात्रीचे। परमनंट लोक चालले जात होते आणि आम्ही अभी फिर से एग्जाम लेने को बोल रहे हैं आप? हाँ, अभी फिर से 2 बार हो गई है। इसके पहले 2 बार हो गई है एग्जाम। तो ये एग्जाम्स के बाद क्या होगा? मतलब अगर आप लोग उसमें फेल हो जाते हो तो आपको ड्यूटी से निकाल दिया जाए? ऐसे करेंगे, ऐसा है बोलते हैं। इस विषय पर VCN न्यूज़ ने महानगर पालिका के वरिष्ठ पार्षद दिनेश बूब से भी बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का रवैया महानगर पालिका का है यह सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को परेशान करने वाला है और महानगर पालिका इस तरीके से करके कर्मचारियों के साथ तानाशाही पूर्ण रवैया इख्तियार कर रही है। महापालिकेत आउटसोर्सिंगने लागलेले कॉम्प्युटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, संगणक ऑपरेटर या सर्व लोकांना गेल्या 3-4 वर्षापासून महापालिकेच्या सेवेत कार्यरत असताना त्यांच्या वारंवार परीक्षा घेण्यात आल्या, परंतु तुटपुंजा पगारावर काम करणाऱ्या या सुशिक्षित पोरांना परत काही अट्टाहासी नगरसेवकांच्या आग्रहामुळे परत नव्यानं परीक्षा घेण्याचा घाट प्रशासनाने घातलेला आहे। ते पूर्णतः अन्यायकारक आहे, कारण का हे जे संगणक ऑपरेटर जे लागलेले आहेत ते लागलेले संगणक ऑपरेटर म्हणून आहे, परंतु महापालिकेच्या सेवेमध्ये ते विविध क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत। आवश्यक नाही की अवघ्या 3 दिवसाच्या 2 दिवसाच्या नोटीसवर ते पुन्हा संगणकाचं प्रशिक्षण जसे तसं नवीन पोरासोबत कॉम्पीट करू शकतील, म्हणून सर्वतः अन्यायकारक आहे। त्यांची जर परीक्षा जरी घ्यायची आहे तर जे सेवेमध्ये आहे त्या पोरांना वगळून नव्यानं ज्यांना लावायचं आहे त्यांचीच परीक्षा घेण्यात यावी अशी आमची भूमिका है। 24 दिनों से लगातार जल रहा है सुकली कंपोस्ट डिपो। कई बार ज्ञापन, निवेदन सब कुछ दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी आग बुझाने की कोशिशें नहीं हो रही और जो कोशिश हो रही है वो भी नाम मात्र। उससे वहाँ के धुएं पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। सामाजिक संगठन आ रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, लेकिन विडंबना देख लीजिए कि शहर के महानगर पालिका आयुक्त इतने व्यस्त हैं कि उनके पास ज्ञापन लेने का भी समय नहीं है। ज्ञापन लेने का समय तो तब होता जब वह अपने कार्यालय में मौजूद होते, लेकिन वह किसी काम से कहीं और व्यस्त थे। इसीलिए ज्ञापन देने आए हुए लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। बहरहाल, लेकिन आखिर सुकली कंपोस्ट डिपो जल रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों आखिरकार शहर की जनता को जहर लेने पर मजबूर किया जा रहा है? आखिर यह आग बुझाई क्यों नहीं जा रही है? अब तो सवाल यह भी उठने लगे हैं कि कहीं यह आग जानबूझकर तो जलाई नहीं जा रही है? क्या कहीं यह आग जानबूझकर शहर की हवा में धुआं घोलने के लिए तो नहीं जलाई गई, या फिर कचरे से तंग आकर खुद अमरावती महानगर पालिका ने कचरे को ख़त्म करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ लिया है
और एक उपजाऊ जमीन पर इतना कचरा जमा करके आखिर किया क्या जा रहा है। उसके प्रदूषण का असर आसपास की फसलों पर भी हो रहा है और आसपास के लोगों पर भी खराब पर्यावरण का असर अब देखा जाने लगा है। लोग परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है और ना ही कोई इस आपदा को काबू करने के लिए खड़ा हो रहा है। आखिर अगर शहर का सरकारी तंत्र ही इस तरह से सोया हुआ रहेगा तो फिर जनता को इन मुसीबतों से छुटकारा कौन दिलाएगा। महानगर पालिका को जल्द से जल्द संज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकरण के लिए 22 से 25 दिन की नींद काफ़ी होती है। अब महानगर पालिका को अपनी नींद से बाहर आकर जनता के काम करने चाहिए और जनता को मुसीबतों से छुटकारा दिलाना चाहिए। इस विषय पर VCN न्यूज़ ने कांग्रेस नेता विलास इंगोले से भी बात की और उनसे पूछा कि आखिर आप सत्ता में थे उस वक्त से लेकर अब तक यह मुसीबत चली आ रही है, लेकिन इसका हल क्यों नहीं निकाला गया। आइए आपको सुनाते हैं। तो वो कंपोस्ट डिपो काफ़ी दिनों से ओवरफ्लो हो गया और उसका रिपोर्ट भी है और वहाँ के किसानों को अपनी खेती में जाने की दिक्कत है। अब इतना ओवरफ्लो होने के बाद में उसकी बहुत ज़्यादा गंदगी जो सही अमरावती है उन लोगों को भी हम लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। कंपोस्ट डिपो 5 जोन में कंपोस्ट डिपो होने चाहिए, ऐसा प्रस्ताव भी सभागृह में हमने रखा और उसकी मंजूरात भी ली थी। महापालिका के आयुक्त और बाकी के जो अधिकारी हैं उन लोगों को हमने सभागृह में ये भी बोला है कि घन कचरा व्यवस्थापन जो प्रकल्प है वो प्रकल्प जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए, ऐसी प्रशासन से हमारी मांग है। और ये गांव का बहुत बड़ा विषय हो जाएगा और गंदगी इतनी बहुत ज़्यादा गंदगी है वहाँ। सही अमरावती जो है गेट के अंदर के परिसर की वो लोग और वहाँ के आजू बाजू में हनुमान नगर है, मुस्लिम बस्ती है, लालखड़ी है, बाकी सब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है। तो और अभी कुछ दिनों से वहाँ पे कंपोस्ट डिपो पे आग लगाने का काम चल रहा, जानबूझ के ज़्यादा कचरा हो गया तो लोग आग लगा दे रहे, लोग लगा रहे कि और कोई लगा रहा है, ये हमारे कोई समझ में आ नहीं रहा है। तो महापालिका के प्रशासन ने उस पर खास तौर से ख्याल रख के वो आग इमीडिएट बुझानी भी चाहिए और इसके बाद में वहाँ आग नहीं लगनी चाहिए, इसकी खबरदारी लेनी चाहिए। फिलहाल राज्य के कई इलाकों में बारिश कम होने के कारण मराठवाड़ा और विदर्भ में सूखे के हालात बन गए हैं। देखा जाए तो देहातों में सूखे के कारण अधिक वीरानी छा जाती है। गांव में सभी और पेयजल की समस्या निर्माण हो जाती है, जिसके लिए दूर दूर से सिरों पर कलश रखकर महिलाएं पानी लाती हैं। इंसानों से ज्यादा बदतर हालत पशुओं की हो जाती है। पेड़ों के पौधे झड़ जाते हैं, परिसर में किसी भी जगह हरा भरा नजर नहीं आता, जिस कारण तापमान में बढ़ोतरी होती है। जल समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। हाथों में काम नहीं और जेब में दम नहीं। फिर ऐसी स्थिति में लोगों को बाजार में कोई भी नहीं पूछता। गांव के मजदूर अपना गुजर बसर तक नहीं चला पाते। उनके चेहरे पर उदासी छा जाती है और वह लगातार सूखे के बारे में ही चर्चा में व्यस्त रहते हैं। फिलहाल जमीन के नीचे का जलस्तर भी घट गया है, जिस कारण उन्हें दूसरी ओर से पानी लाने के अलावा कोई पर्याय नहीं है। महाराष्ट्र में आज भी लोग ऐसी परिस्थिति में जीवन बसर कर रहे हैं कि उन्हें 2 वक्त का जीवन भी नसीब नहीं होता और उनसे यह सूखे जैसे हालात निर्माण हो गए हैं। शेगांव तहसील के अंतर्गत चिंचोली इस गांव के गोपाल सदाशिव ढगे नामक किसान के पास फिलहाल 22 एकड़ बागियाती जमीन है। इस जमीन में 70 फीट गहरा कुआं भी है, जिसमें अच्छा पानी था, लेकिन इस वर्ष कम बारिश होने के कारण सूखे जैसे हालात बन गए हैं और यही कारण है कि उनके खेत के कुएं का जल स्तर इतना घट चुका है कि उन्हें दूसरे बोर से कुएं में पानी डालना पड़ रहा है। यह पानी भी बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। 22 एकड़ खेत में से किसान ने 3 एकड़ खेत में प्याज की बुआई की थी, जिसके लिए उन्हें 60,000 रुपये खर्च आया था, लेकिन पानी न होने के कारण यह फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसके अलावा उनके यहाँ लगाई कपास, तुअर, सोयाबीन
ज्वार आदि फसलें भी प्रति एकड़ केवल 1 से 2 क्विंटल निकल पाई। उनका कहना है कि यदि मेरे जैसे 22 एकड़ जमीन वाले किसान की यह हालत हो गई है कि आज आत्महत्या करने की नौबत आ पड़ी है, तो बताइए कि अल्प भूधारक किसान का क्या हाल होगा। ऐसे में सरकार ने उन्हें आर्थिक मदद देनी चाहिए। इथला कास्तकार असून मी आज माझी 22 एकर शेती असून माझी ही परिस्थिती आहे आत्महत्या करायची। तर बाकीचे जे 1 एकर 2 एकर वाले कास्तकार यांची काय हाल आहे, झळत्या अशा लागल्या। याच्यामुळे शेतकरी सरकार काही बघून नाही राहिलं। कांदा माझा 60,000 रुपये खर्च लागून सगळा वाया गेला। 70 फूट विहिरीला आज पाणी नाही प्यायला। तरुण आता कपाशी एकरी 1 ते 1.5 क्विंटलची कपाशी झळती लागली। सोयाबीन एकरी 1 ते 2 पोतं सोयाबीनची झळती लागली। ज्वारी नाही। तरुण आता पाणी ढोरांना यांना ढोरं कसे वागायचे। तुरीचं पीक तर पूर्ण गेलं, माझंच नाही पूर्ण गावातलं म्हणजे आजूबाजू तालुक्यातलंच गेलं। शेगाव तालुक्यात पूर्ण असं कोळ हे आहे। तरुण नाही आता अशामुळे काय करा, उन्हाळाभर काय करायचं शेतकऱ्यानं, कसे शाळेचे फिया हे ते भरायचे, पाणी प्यायचं हे तरुण आहेत। आज मुलांना काय खर्च येते, पाण्याची योजना नसून गावात ते गंभीर हाल चालू आहेत गावातले। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। स्वच्छता को लेकर अमरावती महानगर पालिका की छिछालेदर कोई आज से नहीं हो रही है। अमरावती महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले जिस भी इलाके में चले जाइए, गंदगी साफ तौर पर प्रमाणित तरीके से आपको नजर आ जाएगी। लेकिन अमरावती महानगर पालिका इससे मानो आंख मूंद कर बैठी हुई हो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे खुद महानगर पालिका का परिसर ही गंदा पड़ा हो, चाहे खुद महानगर पालिका के परिसर में लोग खुले में पेशाब कर रहे हों। इससे भी अमरावती महानगर पालिका को फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता। चले जाइए महानगर पालिका के परिसर में, कई लोग इस अवस्था में नजर भी आ जाएंगे। लेकिन खैर, बात उसकी नहीं है, बात है शहर में बढ़ रही गंदगी की। शहर की हर गली हर मोहल्ले में गंदगी खुले तौर पर दिखाई देती है। गंदगी का आलम यह है कि अब अमरावती महानगर पालिका को नोटिस भी आ चुका है। इसके पहले भी अमरावती महानगर पालिका को शहर स्वच्छ रखने के लिए कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन अमरावती महानगर पालिका का आलस अब तक खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। आखिरकार सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिली है और कई वरिष्ठ पार्षदों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि अमरावती महानगर पालिका को यह नोटिस भी आ चुका है कि क्यों ना अमरावती महानगर पालिका को भंग कर दिया जाए, क्योंकि अमरावती महानगर पालिका शहर को स्वच्छ नहीं रख सकती और शहर में स्वच्छता का जो हाल है वो किसी भी महानगर पालिका की स्थिति से परे है। शायद यही वजह है कि शासन की ओर से अमरावती महानगर पालिका को यह नोटिस मिला हुआ है। फिलहाल यह नोटिस अमरावती महानगर पालिका के उपायुक्त के पास मौजूद है और कोई भी इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ वरिष्ठ पार्षदों का कहना है कि अमरावती महानगर पालिका की बिगड़ी हुई स्वच्छ व्यवस्था के कारण ही यह नोटिस प्रशासन को दिया गया है और अगर यही हाल रहा तो वो दिन भी बहुत दूर नहीं कि जब अमरावती महानगर पालिका को भंग भी कर दिया जाएगा। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर,
किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। अमरावती शहर के जिला इंडोर स्टेडियम में पिछले 23 अक्टूबर से सेना के जवानों की भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विदर्भ भर के अलग अलग क्षेत्रों से सेना में भर्ती होने के लिए रोज जवान आ रहे हैं और अमरावती शहर में रोज लगभग 5000 युवाओं का आगमन हो रहा है और वह अपना टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से आने वाले इन युवाओं को ना ही बेहतर खाने की सुविधा मुहैया कराई गई है और ना ही इनके लिए रहने की कोई व्यवस्था है। इनकी इस दुर्दयी हालत को देखकर कई सामाजिक संगठन सामने आए हैं और इन युवाओं को अपने अपने तौर पर मदद कर रहे हैं। कोई संगठन इन्हें रहने के लिए छत मुहैया करा रहा है तो कोई पीने के लिए पानी मुहैया करा रहा है। लेकिन नेताजी सामाजिक विकास संस्था रुक्मिणी नगर और रंगोली परिवार की ओर से इन सभी युवाओं के लिए सभी रोज खाने का इंतजाम किया गया है ताकि इनकी तैयारियों में किसी तरह की कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। सेना में भर्ती के लिए आने वाले सभी युवाओं को हर रोज अमरावती शहर के शासकीय ग्रंथालय में नेताजी सामाजिक विकास संस्था और रंगोली पल परिवार की ओर से बेहतर खाने की सुविधाएं दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, VCN न्यूज से बात करते हुए रंगोली परिवार के मुखिया नितिन देशमुख ने बताया कि आने वाले दिनों में रंगोली पल लॉन को सेना में भर्ती के लिए आए विद्यार्थियों के लिए रैन बसेरे के तौर पर बनाने की मुहिम भी शुरू है और बहुत जल्द इनके रहने के लिए वह लॉन खोल दिया जाएगा। अमरावतीमध्ये आर्मी भरतीच्या दरम्यान पूर्ण विदर्भातले विद्यार्थी आलेले आहेत। यांचा जेवणाचा जो प्रॉब्लेम होता, राहायचा वगैरे प्रॉब्लेम आपण तो सॉल्व्ह झालेला आहे। जेवणाचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत। या ठिकाणी रोज आमच्यातर्फे डिनर देण्यात येत आहे। जवळपास 500 ते 1000 मुलं याचा फायदा घेत आहेत आणि पुष्कळ पहिले 1-2 दिवस ह्या मुलांना उपाशी झोपावं लागलं तर अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून आम्ही मुद्दाम रंगोली ग्रुप, नेताजी सामाजिक सुशील पडवळे, निलेश ठाकरे, चिठोरे, हे सगळे ह्या सगळ्यांना एक दिवस करणार आहे। असा हा कंटिन्यू आजपासून आता रोज चालू राहणार आहे। उद्या बिल्डर असोसिएशन तर्फे बहुतेक होईल। जर समजा झालाच नाही तर आम्ही जो सुरू केला आम्ही प्रोग्राम रंगोली परिवारतर्फे नेताजी समाज तो नक्कीच कंटिन्यू करणार आहे। सेना में भर्ती के लिए आए हुए जवानों ने भी अपने लिए रखे हुए इस भोज का आनंद लिया और इस भोज को ग्रहण करने के बाद उन्होंने VCN न्यूज से बात करते हुए अपने लिए की गई इन व्यवस्थाओं पर आयोजकों को धन्यवाद कहा और कहा कि देश के लिए इस तरह की सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए ताकि देश के युवाओं का उत्साह और बढ़ सके। इस अवसर पर उन्होंने जोरदार आवाज में भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इथे आलेल्या भरतीसाठी उपस्थित झालेल्या जवानांसाठी नेताजी सामाजिक विकास संस्था आणि रंगोली परिवार या संस्थाने चांगलं उत्कृष्ट जेवणाचा व्यवस्था केली आणि यांना राहायची व आरामाची सोय करून दिली, पाण्याची सोय करून दिली। म्हणजे यांना चांगलंच उत्कृष्टपणे यांना कोणत्या गोष्टीची तकलीफ नाही झाली पाहिजे आणि जेवणाचं व्यवस्था करून दिली। भारत माता की रमाई महिला संघ द्वारा संघाराम बुद्ध विहार में वर्षावास समापन 16 का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भदंत प्रज्ञाबोधि महास्थविर तथा आशीष भाऊ गावंडे नगर सेवक कुसुमताई वर्धे रमाई महिला संघ की अध्यक्षता की मौजूदगी में सुबह पंचशील ध्वजारोहण कर परित्राण पाठ तथा धम्म ग्रंथ वाचन कर उपासक उपासिकाओं को बौद्ध धर्म का महत्व बतलाया गया। इसके बाद बुद्ध भीम
गीतों का प्रबोधन कार्यक्रम आयोजन किया गया। और पूजने को तो पाँव बहुत है गौतम जैसे पाँव नहीं, और दुनिया में तो गाँव बहुत है महू के जैसा गाँव नहीं। दुनिया में तो पाँव बहुत है गौतम जैसे पाँव नहीं, दुनिया में तो गाँव बहुत है महू के जैसा गाँव नहीं, और दुनिया में तो छाव बहुत है पीपल जैसी छाव नहीं, और दुनिया में तो राव बहुत है मेरे भीम के जैसा राव नहीं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी महात्मा ज्योतिबा फुलेंना गुरु मानलं, आणि महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना गुरु मानलं, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तुकाराम महाराजांना गुरु मानलं। अशी गुरु परंपरा तथागत भगवान गौतम बुद्धापर्यंत गेलेली आहे। तेव्हा ही गुरु परंपरा कायम ठेवत या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजाला आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना संयुक्त असं वंदन गीत या ठिकाणी सुरुवात करतोय बांधवांना। थोर नंदना माझी गाऊ भीमाईच्या थोर नंदना, शिवाला वंदना ही भिवाला वंदना, शिवाला वंदना ही भिवाला वंदना, शिवाला वंदना ही भिवाला वंदना। माझी गाऊ भीमाईच्या थोर नंदना, माझी गाऊ भीमाईच्या थोर नंदना। महामानवाच्या कार्याला स्मरूनी आरंभ करतो अभिवादन करूनी, आरंभ करतो अभिवादन करूनी, दोन्ही महामानवाच्या कार्याला स्मरूनी, दोन्ही महामानवाच्या कार्याला स्मरूनी आरंभ करतो अभिवादन करूनी, आरंभ करतो अभिवादन करूनी, आरंभ करतो अभिवादन, दोन्ही महामानवाच्या कार्याला स्मरूनी। इसके जरिए भारत की महान गुरु शिष्य परंपरा को उजागर किया गया। भंते प्रज्ञाबोधि महास्थविर द्वारा बताया गया कि विश्व रत्न परम पूज्य महामानव भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फूले को गुरु मानते थे और महात्मा ज्योतिबा फूले छत्रपति शिवाजी महाराज को गुरु मानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज संत तुकाराम को गुरु मानते थे और संत तुकाराम तथागत भगवान बुद्ध को गुरु मानते थे। इस कार्यक्रम की समाप्ति पर भिक्षु संघ तथा बुद्ध बंधुओं का भोजन दान किया गया। बुद्ध टेकडीवर मागील 3 महिन्यापासून होत असलेल्या बुद्ध आणि त्यांचा धम्म या पवित्र बुद्ध ग्रंथाचं पठण सुरू होतं। आज या पठणाला 3 महिने संपूर्ण झाले आणि आज या वर्षवासामध्ये जे पठण होत होतं याचा समापन सोहळा या ठिकाणी पार पडला। या बुद्ध आणि धम्म ग्रंथाचं पठण प्रज्ञाबोधी भंते यांच्या हस्ते झालं। रमाई महिला संघ यांनी आज हा मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम आयोजित केला। भोजनदान सुद्धा या ठिकाणी आहे। मला अशी अपेक्षा आहे की असे सुंदर कार्यक्रम संपूर्ण विहारांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी बुद्ध प्रतिमा वसलेली आहे त्या ठिकाणी या वर्षवासाचा कार्यक्रम झाला पाहिजे आणि असं प्रबोधनाचे कार्यक्रम हर ठिकाणी झाले पाहिजे हीच मी आशा बाळगतो। सर्वांना माझा जय भीम। दरवर्षीप्रमाणे आम्ही याही वर्षी इथे वर्षवासाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे आणि या कार्यक्रम सोहळ्यात आमच्या रमाई महिला मंडळाचा सर्वात मोठा सहभाग आहे आणि इथे या धम्मकुटीवर आम्ही दरवर्षीप्रमाणे दरवर्षी येतो आणि इथं आमच्या इथं पाणी नाही, लाईट नाही, तरी आशिषभाऊ गावंडे यांनी आम्हाला लाईटची व्यवस्था करून दिलेली आहे आणि भंतेजीला पाणी नसल्यामुळे त्यांनी ॲक्वागार्डचं पाणी रोज पाठवलेलं आहे। 3 महिन्यापासून आम्हाला ॲक्वागार्डचं पाणी या भंतेजीसाठी दिलेलं आहे आणि हे कार्यक्रम सोहळा आम्ही दरवर्षीप्रमाणे चांगल्या प्रकारे राबवतो। इस कार्यक्रम में नगर सेवक आशीष भाऊ गावंडे, कुसुमताई वर्धे, अध्यक्ष रमाई महिला संघ तथा बौद्ध उपासक उपासिका सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। VCN न्यूज के लिए सागर तायड़े की रिपोर्ट।
29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खोड़के की ओर से अमरावती के श्रमिक पत्रकार भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के पहले कई तरह के व्यंग्यात्मक चित्र और हास्य वक्तव्य लगाकर भाजपा की नीतियों की खिल्लियां उड़ाई गई और भाजपा के प्रधानमंत्री व सूबे के भाजपा ने सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कई तरह के व्यंग इन चित्रों के माध्यम से कसे गए। भाजपा की नीति व भाजपा को किसान विरोधी बताते हुए इन चित्रों में किसान की मौजूदा हालत को भी दर्शाया गया था, जो कि अपनी विरोधी पार्टी पर छीटाकशी करने का एक अलग ही रूप पहली बार अमरावती शहर में नजर आया। इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खोड़के ने कहा कि पिछले 4 सालों में भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ सूबे को गड्ढे में लेकर के गई है। सूबे का वित्तीय घाटा बढ़ता चला जा रहा है। सूबे की स्थापना से लेकर अब तक सरकार का घाटा जितना नहीं था उतना केवल भाजपा और शिवसेना नीति सरकारों ने 4 सालों में कर दिया है। यही व्यवस्था रही तो राज्य की वित्तीय हालत बहुत खस्ता हो जाएगी। राज्य में किसान परेशान हैं, लेकिन सरकार किसी तरह की राहत को देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से सिर्फ हवाई वादे किए जा रहे हैं और हवाई बातें कर जनता को बहलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश की जनता और खास तौर से राज्य की जनता बहुत समझदार है। वो 2019 के चुनावों के मद्देनजर भाजपा को सबक जरूर सिखाएगी। खोड़के ने यह भी कहा कि एनसीपी की ओर से दिनेश बूब का नाम मुख्य तौर पर सामने लाया जा चुका है। अगर युवती होती है और अमरावती लोकसभा मतदार संघ राष्ट्रवादी कांग्रेस के हिस्से आता है तो उनके प्रतिनिधि दिनेश बूब होंगे, और अगर कांग्रेस किसी अपने प्रतिनिधि को लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहती है तो वह पहले नाम घोषित करे, तभी उस पर चर्चा हो पाएगी। खोड़के ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता के प्रति उनका कोई रुझान नहीं है। वह जनता की समस्याओं को हल करना ही नहीं चाहते। अगर हल करना चाहते तो देश और सूबे की जनता इस तरह से परेशान नहीं होती। ठोस असं काहीही हे सरकारकडून होऊ झालेलं नाही। तुम्ही पेट्रोलचे भाव घ्या, डिझेलचे भाव घ्या, गॅसचे भाव घ्या, म्हणजे असं आहे की सामान्यतः सामान्य माणसाला या पूर्ण या 4 वर्षामध्ये सरकारच्या हलपेक्षेने जगणं कठीण केलेलं आहे आणि त्यामुळे पुढचा काळ जो आहे हा 1 वर्षाच्या काळामध्ये आता काही त्याच्यात बदल होऊ शकत, कारण की आर्थिक परिस्थितीच तुमच्या राज्याची नाही आहे की आता तुम्ही त्याच्यात काही बदल करू शकणार। म्हणून ह्या सर्व बाबीवर आरक्षण तुम्ही घोषणा केली, धनगराला आरक्षण देतो, यांना आरक्षण देतो, त्यांना आरक्षण देतो। जे आरक्षणाचे विषय आहेत ते आरक्षण उठवू शकत नाही किंवा ते आरक्षणाला बाधा आहे हे तुम्हाला माहित असताना मग ते आरक्षण द्यायच्या घोषणा केल्या आणि आज त्याच्यापासून पुन्हा पळवाट काढलेली आहे। आज या राज्याची म्हणजे सामाजिक परिस्थिती, सामाजिक जे एक संघ राज्य होतं ते एक संघ राज्य आज कुठेतरी धुपी निर्माण झालेली आहे आणि याला फक्त प्रत्येक गोष्टीत राजकारण हा जो विषय माननीय मुख्यमंत्री घेतात त्यामुळे आज या राज्याची, कारण की पूर्ण सत्ता एकवटलेली आहे। मुख्यमंत्री जसं पंतप्रधानांनी सत्ता एकवटलेली आहे, कोणत्याच मंत्र्याला इथं काही काम नाही, कोणत्याही मंत्र्याला काम नाही। सीएम ऑफिस आणि मुख्यमंत्री हे पूर्ण प्रशासन चालवत असल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे। 29 अक्टूबर को अमरावती शहर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे का आगमन हुआ। उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। ढोल ताशे के साथ शहर के राजकमल चौक पर उनका स्वागत किया गया। सिर्फ स्वागत ही नहीं बल्कि उनके आगमन पर शहर के राजकमल चौक पर पटाखे फोड़कर आतिशबाजियां भी की गई। इसके साथ साथ शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर व पुष्प गुच्छ देकर अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया व महिला कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर राव साहेब दानवे के आगमन पर उनका भव्य सत्कार किया। इसके बाद राव साहेब दानवे अपनी कार में सवार होकर अमरावती शहर के श्रमिक पत्रकार भवन में पहुंचे। पत्रकार भवन पहुंचकर राव साहेब दानवे ने पत्र वार्ता को संबोधित किया। इसमें उन्होंने प्रदेश की भाजपा नीति सरकार की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और यह भी कहा कि पिछले
25 सालों में जो काम नहीं हो पाए वह काम भाजपा की सरकार ने सिर्फ 4 सालों में कर दिखा दिया। अपने इस वक्तव्य की दलीलें देते हुए उन्होंने कहा कि नागपुर में जिस तरीके से मेट्रो का काम प्रगति पर है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा सरकार विकास कार्यों के लिए किस तरह से कार्यरत है और विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने अमरावती शहर में हो रहे विकास कार्यों की भी सराहना की। इसी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राव साहेब दानवे ने यह भी कहा कि आगामी 2019 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वो प्रदेश की पूरी 48 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अपने संज्ञान में लेकर उन्हें उनकी जिम्मेदारी तय करके दी जा रही है, ताकि आने वाले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हर एक कैंडिडेट की जीत में कोई कसर बाकी ना रहे। लोकसभेच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने कार्यकर्त्यांना कामाला लावण्यासाठी आम्ही हे नियोजन केले आहे। आपल्याला माहिती आहे की 2014 साली लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या। या निवडणुकीमध्ये नरेंद्र भाई मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आलं। त्यावेळेस काँग्रेसवाल्यांनी ही लाट होती म्हणून आमचा पराभव झाला आणि भाजपचं सरकार आलं असं सांगितलं। परंतु त्या 2014 साली महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि त्याही ठिकाणी त्यांचा पराभव झाला। त्याही वेळेस काँग्रेसने लाट उसरली नाही असं पराभवाचं वर्णन केलं। परंतु त्यानंतर राज्यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका, महापालिका आणि नगरपंचायती, ग्रामपंचायती या निवडणुका झाल्या। या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षानं भरघोस यश संपादन करून राज्यामधला नंबरचा पक्ष म्हणून आपलं नाव नोंदवलं। आज राज्यात 5000 सरपंच, 80 नगरपालिका, 15 महापालिका, 12 जिल्हा परिषदा अशा एक नाही तर एखादा अपवाद वगळता 2014 नंतर या राज्यात ज्या ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षानं 1 नंबरची मतं मिळवून केवळ एवढंच नाही, त्याचं मुख्य कारण आहे की सरकार राज्यात आणि देशात आल्याच्या नंतर कधी कधी पक्ष संघटनेचं दुर्लक्ष होत असतं। परंतु हा पक्ष सरकारही तेवढाच प्रभावीपणाने चालवतो आणि आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह यांच्या नेतृत्वाखाली देशातला पक्षही तेवढ्या सक्षमपणे चाललाय आणि म्हणूनच आम्हाला सततच्या निवडणुकीमध्ये यश मिळतंय। लोकसभेच्या निवडणुकीची आम्ही तयारी सुरू केलेली आहे। बूथ पातळीपर्यंत भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं गठन झालं आहे। इन सबके उपरांत अमरावती शहर के पत्रकारों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे से कई प्रकार के सवाल पूछे। उनका भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन जब अमरावती लोकसभा क्षेत्र के माध्यम से उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सीमा साल्वे भाजपा की लोकसभा प्रतिनिधि होंगी, तब उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा कि किसे उम्मीदवारी देनी है और किसे नहीं। लेकिन उनसे यह भी पूछा गया कि शहर के पालक मंत्री प्रवीण पोटे सीमा साल्वे को कई बार आने वाले चुनावों की भाजपा लोकसभा उम्मीदवार कह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रवीण पोटे इस संदर्भ में फैसला लेने वाले कोई नहीं होते। यह उनका व्यक्तिगत मत जरूर हो सकता है, लेकिन सीमा साल्वे की उम्मीदवारी पर फैसला आखिरकार भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड को ही लेना है। इसके साथ साथ पृथक विदर्भ और फिर विदर्भ के नाम पर बगावत करने वाले भाजपा के पूर्व नेता और मौजूदा वक्त में कांग्रेस में प्रवेश कर चुके आशीष देशमुख को लेकर भी सवाल पूछे गए, जिस पर राव साहेब दानवे ने कहा कि लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
राव साहेब दानवे के इस पूरे दौरे में पालक मंत्री प्रवीण पोटे कहीं नजर नहीं आए, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद भाजपा की शहर कार्यकारिणी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो और पालक मंत्री जो कि भाजपा का एक दिग्गज नेता हो वह उसमें शामिल न हो तो बात आश्चर्य की जरूर है। बहरहाल इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आया। अमरावती जिला के चारों ही विधायक राव साहेब दानवे के स्वागत के लिए उपस्थित थे। उनके साथ साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व भाजपा के जिला अध्यक्ष भी इस अवसर पर मौजूद थे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। रास्ते की चौड़ाईकरण के अंतर्गत खामगांव से शेगांव 16 किलोमीटर का राज्य मार्ग का काम शुरू हो गया है। अब 4 पाल की बजाय तिहरे मार्ग का काम प्रारंभ हो चुका है। श्री संत गजानन महाराज पालकी और पैदल वारकरियों के लिए अब विशेष पालकी मार्ग के रूप में पेविंग ब्लॉक खामगांव से शेगांव तक लगाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। रास्ते प्राधिकरण विभाग के किए गए सर्वेक्षण के पश्चात यह निर्णय लिया गया था, जिसके तहत अब शेगांव तक पेविंग ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। श्री संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए रोजाना हजारों भाविक आते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के शेगांव में गजानन महाराज की समाधि है। जहां बाबा ने समाधि ली थी वहां एक विशाल मंदिर है और मंदिर का परिसर भी काफी विशाल है। शेगांव का गजानन महाराज मंदिर न केवल विदर्भ में बल्कि समूचे भारत देश में मशहूर है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। भारतीय रेल सुरक्षा बल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया RPF एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 का उद्घाटन 29 अक्टूबर 2018 को सुबह 9 बजे जलगांव खानदेश के छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम में मान्यवरों की उपस्थिति में खेल मशाल जलाकर किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के मंत्री महोदय, नामदार महोदय, जानकर जलगांव के विधायक राजू मामा भोले, महापौर जलगांव श्रीमती भोले आदि मान्यवरों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मान्यवरों का सत्कार किया गया। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस चैंपियनशिप के उद्घाटन पर 800 मीटर दौड़ पुरुष गुट में सेंथिल कुमार को गोल्ड, राजेंद्र सिंह को सिल्वर तथा जितेंद्र कुमार को ब्रॉन्ज मेडल और 800 मीटर दौड़ महिला गुट में रेणुका को गोल्ड, फरहाना अंसारी को सिल्वर तथा आस्था भारती को ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किया गया। चल फरा उनके पीछे टेस्ट नंबर 252 फॉलोड बाय 197 सडनली टेस्ट नंबर 182 फर्स्ट फॉलोड बाय टेस्ट नंबर 252 सेकंड
अजय प्रकाश दुबे, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेल सुरक्षा बल भुसावल के अथक प्रयासों के फलस्वरूप इस वर्ष उक्त चैंपियनशिप का आयोजन करने का मौका मध्य रेल के भुसावल मंडल को प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे के कुल 17 जोनों से 337 पुरुष और 50 महिला खिलाड़ी, इस प्रकार कुल 287 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता का लोगो वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेल सुरक्षा बल कार्यालय में कार्यरत प्रधान आरक्षक शंकर येडले द्वारा आकर्षक और बेहतरीन स्वरूप में तैयार किया गया है। ऐसी जानकारी शेगांव रेलवे पुलिस के निरीक्षक RK मीना ने दी। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट।